नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है, इट्स अबाउट जियोपॉलिटिक्स। यस, द मोस्ट चर्चे में रहने वाला, द मोस्ट डिस्कस टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह पे जियोपॉलिटिक्स 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 चलता रहता है। लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स टर्म जितना हमारे मुंह में चर्चे में रहता है, उतना ही ये एक वास्ट डोमेन है और उतना ही एक इन डिटेल्स में पढ़ा जाने वाला एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई बहुत हल्का फुल्का डोमेन नहीं है। इट्स ए वेरी इंट्रिगिंग डोमेन विच रिक्वायर्स डीप स्टडी। ओके, so today's topic will be geopolitics. I will try to explain the basic tenets of geopolitics in a very capsulated manner. Okay, I will not take much time, and I will make a series of videos on geopolitics. Okay, so before I begin my topic, as usual, let me introduce myself. Myself, Maxim Sinha. I have done masters in history, and thereafter I have qualified UCNet exam for the paper Defense and Strategic Studies twice. And after that, I served as a research associate at Center for Human Security Studies and currently working as a research intern at Usanas Foundation. Okay, let's start. All right. जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था, जियो पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत ही बड़ा डोमेन है। ठीक है, एक्चुअली जियो पॉलिटिक्स जो है जियोग्राफी से मतलब आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने स्कॉलर्स हैं, हर हर स्कॉलर्स का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, हम लोग दो व्यूज़ को लेकर चलते हैं। सबसे पहले आता है कि देखिए जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी का एक ब्रांच है आपका ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, उससे आता है आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी, उसी से निकल के आता है जियोपॉलिटिक्स। माने अगर जियोग्राफी को अगर दूध के हिसाब से ले सकते हैं, इफ़ यू कंसिडर जियोग्राफी एज मिल्क, सॉरी फॉर माई पोअर हैंड राइटिंग, and then geopolitics will be घी, क्लैरिफाइड बटर। ठीक है, तो अंदर जब रिगरसली जब स्टडी करते हैं तब जाके जियोपॉलिटिक्स इससे इमर्ज होता है। ठीक है, अच्छा, और एक और पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, अब यहाँ पे जो वेन डायग्राम है इसमें यहाँ पे दर्शाता है जियोग्राफी है, यहाँ पे एक और जगह पे हिस्ट्री है, एक और जगह पे स्ट्रेटजी है। ठीक, स्ट्रेटजी मीन्स स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ओके, तो जियोग्राफी और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का जो ओवरलैपिंग पोर्शन है, इसे कहते हैं जियो स्ट्रेटजी, जहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, जियो स्ट्रेटजी इज रिगार्डेड एज अ सबफील्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। It would consist of foreign policy guided principally by geographical factors as they affect political and military planning। ठीक है, तो जियो स्ट्रेटजी जो होता है वो जियोपॉलिटिक्स का एक मतलब सब ब्रांच है। ठीक है, इट्स सब ब्रांच ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जिसका मेन काम क्या होता है, पॉलिटिकल और मिलिट्री प्लानिंग जो होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए मतलब गाइड करना। ठीक है, जिसे ये मतलब मोटा मोटी सा एक हिसाब आता है। ठीक है, और स्ट्रेटजिक स्टडीज़ और क्या कहते हैं आपका हिस्ट्री का जो डोमेन है, जो ये होता है आपका डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। ठीक है, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, इवोल्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वही ये सब इन सब में आता है। और हिस्ट्री और जियोग्राफी का जो मतलब ओवरलैपिंग एरिया, ये है आपका जियोग्राफिकल हिस्ट्री। ठीक है, अच्छा, तो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए जियो स्ट्रेटेजी मेनली इंपॉर्टेंट है, और जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, अच्छा, अभी देखिए जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिकल ज्योग्राफी सुनने में काफ़ी हद तक सेम लगता है ना, लेकिन थोड़ा दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस है, उसको समझते हैं। जियोपॉलिटिक्स एग्जामाइंस हाउ जियोग्राफी शेप्स पॉलिटिक्स। ठीक है, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी होता है इज अबाउट हाउ पॉलिटिक्स शेप जियोग्राफी। ठीक है, दोनों मतलब अदर वे राउंड, इनवर्स है। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है, मान लीजिए अब हमारा इंडिया का पोजीशन ले लीजिए। यहाँ पे तो मैं डायग्राम बना नहीं सकता, कुछ हद तक देख लीजिए थोड़ा सा ऐसा। हाँ, ऐसा फॉरगिव मी फॉर माय एक्सीलेंट ड्राइंग। ओके, एनीवेज, ये देखिए हमारा पेनिनसुला है, पेनिनसुलर रीजन, यहाँ पे इंडियन ओशियन है। अब हमारा ये जो पोजीशन जो है इंडिया का, इस पोजीशन को हमें बहुत एडवांटेज मिलता है इंडियन ओशियन में। ठीक है, इसके सो दैट विल क्रिएट नॉट क्रिएट दैट विल definitely make some benefits for us। ठीक है, to definitely create some benefit for us। yes, तो वो हमारे जियोपॉलिटिक्स में आता है, वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में नहीं आता। ठीक है,
जो पॉलिटिक्स ऐसा मतलब फंक्शन करता है. आई होप आई हैव क्लियर्ड व्हाट आई वांट टू से. Okay, moving on to next slide. Yeah, here first we have the term geopolitics was used by Rudolf Jalan, a Swedish political scientist and geographer, for the first time in 1905. ठीक है, he defined geopolitics as the science of state as life forms based on demographic, economic, political, social and geographical factors. देखिए उन्होंने क्या कहा, ही डिफाइंड जियोपॉलिटिक्स एज ए साइंस ऑफ स्टेट एज लाइफ फॉर्म्स. माने उन्होंने कहा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, उसका एक्सपांशन होता है, उसको कुछ खाना पड़ता है, ठीक है, जब वो कुछ इनटेक होगा तब जाके उसका साइज बढ़ेगा, दिन ब दिन ऐसा बढ़ता जाएगा, ठीक है. तो स्टेट भी वैसा काम करता है, तो उन्होंने स्टेट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कंसिडर किया है, ठीक है, व्हिच वी विल स्टडी लेटर ऑन दी सब्सिक्वेंट वीडियोज अबाउट हिज फेमस थ्योरीज. ओके, बाय द वे रुडोल्फ जलान इज नोन एज द फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट इज कार्ल हॉशोफर. Karl Hocevar defined geopolitics as an ambitious science. This is a very interesting word, ambitious science. Geopolitics is a new national science of the state. एक हमने तो अभी तक सुना है नेचुरल साइंस, लेकिन ये नेशनल साइंस जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, ठीक है, नेशनल साइंस ऑफ द स्टेट. अनलाइक पॉलिटिकल जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स हैज़ ऑलवेज हैड ए नेशनल बायस. दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. अभी देखिए साइंस यूजुअली क्या होता है, अनबायस्ड होता है. साइंस क्या होता है, नेचुरल लॉज पे डिपेंड करता है. मान लीजिए स्मॉल जी का जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हम हाई स्कूल लेवल फिजिक्स है, ठीक है. अभी ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप, ठीक है, आप पोजीशन चेंज है, इक्वेटर में जो वैल्यू है वो पोल रीजन से वेरी करेगा, दैट इज क्वाइट राइट. लेकिन अभी आप लंदन में अगर स्कूल में पढ़ाते हैं 9.8, तो अब दिल्ली के स्कूल है वहाँ पे 9.8 ही होगा, ठीक है. हाँ, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन आप 10 पकड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स अ फैक्ट. ये बदलेगा नहीं. अगर अर्थ का शेप बदल गया तो ये बदल सकता है, अदरवाइज यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट, ठीक है. तो साइंस क्या होता है, साइंस बदलता नहीं है, साइंस जैसा है वैसा रहता है. हाँ, आप अगर थ्योरी से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो चेंज होगा. दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से इज दैट साइंस इज अनबायस्ड. लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स जो है ना, ये एक ऐसा डोमेन है जो नेशनल बायस होता है, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके बायसनेस दिखाते हैं. एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट, कार्ल हॉशोफर वाज राइट. क्योंकि देखिए हर कंट्री का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, एंड ईच कंट्री प्रोजेक्ट्स हरसेल्फ इन इट्स ओन वे, ठीक है. हेंस द बायसनेस विल बी देयर एंड दैट्स क्वाइट नेचुरल. ओके, द नेक्स्ट इज हेल्फोर्ड मैकिंडर. ठीक है, हेल्फोर्ड मैकिंडर. Geopolitics may be defined crudely as the influence of geography upon politics. ठीक है, जियोग्राफी का पॉलिटिक्स के ऊपर क्या प्रभाव आता है. दैट इज हाउ डिस्टेंस, टेरेन एंड क्लाइमेट अफेक्ट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स एंड मैन. ठीक है, बिकॉज ऑफ जियोग्राफी. एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ, आप लोगों को परेशानी होगी. वेट अ वाइल. यस, या, ओके, ऑल राइट. बिकॉज ऑफ, कर्सर कहाँ गुम हो गया, बिकॉज ऑफ जियोग्राफी एथेंस वाज ए थैलासोक्रेसी. थैलासोक्रेसी क्या होता है, थैलासोक्रेसी मीन्स सी एम्पायर, ठीक है, सी बेस्ड एम्पायर. अगर आप गूगल मैप में अगर ग्रीस का अगर लोकेशन देखिए, एथेंस का लोकेशन कहाँ पे, देखिए आप चारों तरफ से पानी ही पानी है, ठीक है. कमेंट में बताइएगा कि कौन सा नदी है वहाँ पे, दैट इज विच वाटर बॉडी इज देयर. Whereas Sparta was a land power. ठीक है, तो हेल्फोर्ड मैकिंडर साहब ये कह रहे हैं कि जो एक कंट्री जो है, मान लीजिए कंट्री यहाँ पे है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या है, लैंड पावर है या फिर सी पावर, सी पावर नहीं, मतलब लैंड रूट है या फिर सी रूट है. उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंट्री का पॉलिसी कैसा होगा, उस कंट्री का प्रोजेक्शन कैसा होगा, उसका बाद में उसका पॉलिटिकल नेचर कैसा होगा, इन सब को डिपेंड करता है, ठीक है. तो सो व्हाट ही वांट टू से is that the policy of a country depends largely on its geographical positioning. ठीक है, अच्छा, ये थैलासोक्रेसी आई थिंक आप लोगों ने पहले दफ़ा सुना होगा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. अगर आप
आंसर राइटिंग में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, द एग्जामिनर विल सर्टेन बी इम्प्रेस्ड बाय योर राइटिंग स्किल्स। ओके, या यहाँ पे देखते हैं स्कूल्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल थॉट। देखिए, जियोपॉलिटिकल एज अ ब्रांच, ये इट इमर्ज्ड, आप कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हुआ, और 19th सेंचुरी तक तो मतलब अपना पूरा पीक पे था, और बाय द टाइम 20th सेंचुरी हिट अस, ये तो पूरा एकदम फुल फ्लेजेड था। ठीक है, तो इन तीनों सेंचुरीज के दौरान दो सुपर पावर्स के बीच में टक्कर हुआ, दो नहीं एक्चुअली तीन कह सकते हैं आप। एक था ब्रिटिश, मैं यूके लेता, हालांकि ब्रिटेन और यूके में फ़र्क है, तभी मैं यूके लेता हूँ, एंड यूएस, देन आता है आपका जर्मन्स। ठीक है, ये तीनों कंट्रीज़ के बीच में टक्कर हुआ, किस बात को लेके? पॉलिसीज़ को लेके, थ्योरीज को लेके, कॉन्सेप्ट्स को लेके। ठीक है, तो जर्मन्स एक तरफ इधर, और ये अंग्रेज़, और दोनों ही अंग्रेज़ है मान लीजिए, यूके एंड अमेरिकन बोथ आर ऑन वन साइड। जर्मन स्कूल क्या कहता है? जर्मन स्कूल इट एक्सप्लेन्स व्हाई सर्टेन स्टेट्स आर पावरफुल एंड हाउ टू बिकम पावरफुल। ये पावर को लेकर बात करते हैं, कैसे एक्सपेंशन किया जाए, कैसे लैंड ग्रैब किया जाए। ठीक है, बेस्ड ऑन थ्योरीज लाइक सोशल डार्विनिज्म एंड ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी। ठीक है, जैसे आप सभी को पता था कि हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 पे उसका क्या रुख था? एक्सपेंशन करना था। हालांकि बाकी जो कंट्रीज थे, ऑल अदर रिमेनिंग अदर मेजर यूरोपियन पावर्स वर वेरी मच कॉलोनियल इन नेचर, बट जर्मन और नाजी फिलोसफी वाज अपेरेंटली डिफरेंट फ्रॉम देम। ठीक है, काफ़ी हद तक उनसे अलग था। ठीक है, सो जर्मन स्कूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स emphasizes on how to become powerful and how to gain territory। वही जो मैंने अभी बताया, वो लिविंग स्टेट का कॉन्सेप्ट जो था, वो अपने कंट्री को, अपने लैंड को एक लिविंग स्टेट मानते थे। ठीक है, उसी लिविंग स्टेट को कैसे एनहांस किया जाए, दिस वाज देयर फोकस। ओके, अच्छा, और ब्रिटिश और अमेरिकन स्कूल क्या था? स्ट्रेटेजिक एडवाइस फॉर स्टेट्स एंड एक्सप्लेन्स व्हाई कंट्रीज इंटरैक्ट एट द ग्लोबल स्केल द वे दे डू। मतलब फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोपॉलिटिकल थॉट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, तो दे विल स्टडी व्हाई जर्मनी इज बिहेविंग लाइक ए लिविंग स्टेट, व्हाई आर दे वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग सो एंड सो, व्हाई आर दे इंटरेस्टेड टू ग्रैब द लैंड्स ऑफ ईस्ट यूरोप। ठीक है, हिटलर की पगला गया था कि उसको रशिया चाहिए, रशिया चाहिए, बैक देन इट वाज यूएसएसआर। ठीक है, तो उसका उस बात का खंडन करते हैं ये ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट या फिर अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, उनका मेन पॉइंट क्या होता है? पॉलिसी सजेशन बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल फैक्टर एंड जियो स्ट्रेटेजिक असेसमेंट। एक कंट्री का जो पर्टिकुलर एक लोकेशन होता है, उस लोकेशन के ऊपर बेस करके वो असेसमेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्या कह सकते हैं आप, पर्सपेक्टिव ऑफ द अमेरिकन और द ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोपॉलिटिकल थॉट। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द क्या कहते हैं आपका वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू वेरियस थ्योरीज ऑफ जियोपॉलिटिक्स। एक्चुअली यहाँ पे लगभग 10, यस देयर आर अराउंड 10 जियोपॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, आई हैव रिटन ओनली 6। ठीक है, but I will make sure that in the upcoming videos I will cover all the 10 geopolitical thinkers theories. ठीक है, to start with the first one is Halford Mackinder, the Heartland theory, very much famous. ठीक है, very much famous. Thereafter comes A.T. Mahan, the theory of sea power. He was a naval officer of US Navy. Then comes Frederick Ratzel, the organic state of nature. Rudolf Jalan, the living state. Actually Rudolf Jalan ने क्या किया था? आपका जो A.T. Mahan, not A.T. Mahan, I think it was Halford Mackinder's Heartland theory and organic state of nature. He used both the theories to explain his concept, living state. Okay, thereafter comes Frederick Jackson Turner. Okay, he worked mainly on national character. ठीक है, अच्छा, then comes the Nicholas Pikeman, the concept of dreamland, very much interesting topic. ठीक है, so on the upcoming videos I will discuss about all these topics, all these 10 topics. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, एंड दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।